स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 10th के लिए सेशन 22-23 मैथ्स के लिए DOE सैम्पल पेपर है ये। तो इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक किए थे MCQs। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पार्ट 1 को चेक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में से है फाइंड करना है x इफ़ tan 3x - 15 = √3। तो जब भी आपको tan थीटा दिया होता है तो यहाँ भी आप tan थीटा में चेंज करेंगे। तो √3 देखिए tan की कितने एंगल पे वैल्यू होती है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना पड़ेगा जो कि आपको चैनल में मिल जाएगा उसकी ट्रिक याद करने की, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जब भी tan थीटा है तो इसे भी आप tan थीटा में चेंज करो, या यहाँ sin थीटा है तो इस ये जो वैल्यू है इसको भी sin थीटा में चेंज करते हैं, ठीक है। तो √3 को अभी हमें 10 में चेंज करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा दिया हुआ है। तो √3 10 की कितनी वैल्यू पे आता है, tan 60 डिग्री पे, ठीक है। तो tan थीटा का √3 है, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60, क्योंकि यहाँ 10 है ना तो यहाँ भी 10 में चेंज करना। अब ये देखिए ये tan थीटा है ना ये पूरा, तो ये भी tan थीटा है, तो tan थीटा के अगर इक्वल है तो ये थीटा के इक्वल कर देंगे। तो ये पूरा तो थीटा यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर कितना है 60। तो ये याद रखना जब भी आपको ऐसे दिया होगा ना, यहाँ तो 10 है बट यहाँ तो नंबर है, तो आप इसको इसके इक्वल मत करना, गलत हो जाएगा। आपको इसे tan थीटा में चेंज करना पड़ेगा और फिर ये थीटा को थीटा के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए इक्वेशन को सॉल्व करके। ये -15 है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि नंबर के पास जाएंगे, x अलग होगा। अब ये 3x को एज इट इज़ लिखना है, 60 + 15 होता है 75। तो x निकालने के लिए 3 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना। तो अब ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा, तो x आ जाएगा 25, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस को देखिए तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका चॉइस का क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, sin p = ½ है। अब देखिए ये sin थीटा है तो इधर तो नंबर है आपके पास, तो इधर भी आप sin थीटा में कन्वर्ट कीजिए। तो इसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। तो sin थीटा कितनी वैल्यू पे हाफ होता है, मतलब sin थीटा की कौन सी वैल्यू पे हाफ आंसर आता है। तो इसके लिए टेबल से याद करना, sin 30 डिग्री पे। तो यहाँ sin p है तो इसको भी आपने चेंज कर दिया sin एंगल पे, तो हाफ कब होता है, sin 30, ठीक है। तो sin p अगर हाफ है तो यहाँ पे sin है तो यहाँ भी आप sin में चेंज कीजिए। sin हाफ मत लिखना, sin कितने पे हाफ होता है, 30 डिग्री पे। अब ये भी sin थीटा है और ये भी sin थीटा है, तो अब थीटा को थीटा के इक्वल कर दीजिए, तो p कितना आ जाएगा 30। सेम ऐसे आपको cos r भी दिया हुआ है इसमें 0, तो यहाँ पे cos थीटा है ना तो इसे भी cos थीटा में चेंज कीजिए, तो ये नंबर है। तो नंबर cos कितने एंगल पे 0 रिजल्ट देता है, cos 90 डिग्री पे, ठीक है। cos r अगर 0 है तो ये cos थीटा है ना, तो ये भी cos थीटा में चेंज कीजिए, तो 0 कब आता है, cos 90 डिग्री पे। अब यहाँ से cos थीटा और cos थीटा, तो थीटा को थीटा के इक्वल कर दीजिए, तो r आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिया हो, ये सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ साइन है तो इसे भी साइन में चेंज कीजिए, यहाँ कॉस है तो इसे भी, ये जो नंबर है ये सोचिए कि यार कॉस की कितनी डिग्री पे आता है ये वैल्यू, तो थीटा के इक्वल कर देंगे। अब आपको फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, r - p। तो आपने r और p फाइंड कर लिया ना, तो r - p फाइंड कीजिए, r - p। तो r कितना आया है 90 और p कितना आया है 30, तो 90 - 30 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर है आपका 60 डिग्री, सी ऑप्शन, ठीक है। 60 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r एंड एंगल 60 डिग्री। तो देखिए सेक्टर का आपने ज़्यादातर एरिया का फॉर्मूला याद किया होता है, बट सेक्टर का पेरीमीटर का भी एक फॉर्मूला होता है। तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो देखो सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का
जैसे ये पूरा सर्कल है, अगर ये सर्कल है अगर, तो सर्कल के सेंटर से जो रेडियस काटेगी पार्ट, सेंटर से होता हुआ रेडियस काटता है, ये पूरा क्या होता है, एक सेक्टर होता है। ठीक है, तो सेक्टर का पेरीमीटर की बात करें तो सेक्टर को अगर मैं यहाँ से अलग कर दूँ, जैसे पिज़्ज़ा का पीस है तो ये अलग हो गया, है ना। तो अब ये इसका पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री में देखिए एक तो ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, एंड ये भी रेडियस है। और देखिए ये जो है, ये अगर सर्कल की पूरी बात करें तो उसकी सरकमफ्रेंस है, बट जितने आर्क पे सेक्टर बना है तो उसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये एल है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, आर प्लस आर यानी 2r प्लस एल। ये याद रखेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, 2r प्लस एल। एक आर दूसरी आर, और ये क्या है, ये एल है, लेंथ ऑफ आर्क। जितने लेंथ आर्क पे क्या बना है, सेक्टर बना है आपका। तो लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है ना। तो यानी कि 2r, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, और क्योंकि वो उसका कुछ सम पार्ट है, कुछ एंगल पार्ट है, ये थीटा पार्ट है, तो थीटा और टोटल थीटा कितना होता है 360, यानी कितना पार्ट है सरकमफ्रेंस का, थीटा बाय 360। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो पुट कर देंगे। तो आपको दिया था रेडियस तो r है सेक्टर की, बट एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2r प्लस 2πr, एंगल की जगह 60 डिग्री, यानी कि कितने का सेक्टर था, 60 डिग्री का, अपॉन में 360, 2r प्लस ये कट जाएगा देखिए 2πr अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टू और r कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ 6 है ना डिनोमिनेटर में, तो आप इसके डिनोमिनेटर में भी अगर 6 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हम 6 भी कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो जो डिनोमिनेटर में इसके 6 है तो इसके 6 भी लाने के लिए आपको 6 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है वहाँ पे π/6 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या करा है, 6 को यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लाने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 2r कॉमन आ गया। ठीक है, अब 2r कॉमन आ गया तो यहाँ से तो 2r बाहर है ना, और तो अंदर क्या बचेगा 6/6, यानी कि 6 से 6 तो कट गया, तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 2r ही बचा, है ना, और 1 बचा, सॉरी 2r पूरा बाहर है। अब देखिए यहाँ से 2r बाहर है तो क्या बचा π/6, या फिर आप ज़रूरी नहीं 6 से डिवाइड करते, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी 2r कॉमन था ना, तो आप ज़रूरी नहीं यहाँ पे करते। बट बहुत सारे केसेस में हमें यहाँ डिनोमिनेटर होगा तो यहाँ भी डिनोमिनेटर वही लाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर उसको भी कॉमन ले लेते हैं। बट यहाँ पे बाहर ऑप्शंस में बाहर 6 नहीं है, तो इसलिए हमने कॉमन नहीं लेना, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, जस्ट आपको 2r कॉमन ले लेना। इसमें से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, एंड इसमें से 2r कॉमन है तो π/6 बचा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2r 1 प्लस π/6, 2r यहाँ तो माइनस है, ये देखिए डी ऑप्शन 2r π/6 प्लस 1। तो आप कॉमन लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये है ऑप्शन डी। तो इसके लिए आपको पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद करना है और लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर HCF। LCM HCF का 6 टाइम्स है, और सम ऑफ LCM एंड HCF 189 है, और आपको वन ऑफ द नंबर 54 गिवन है, अदर नंबर फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, LCM HCF और 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में क्या होता है वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी LCM HCF और नंबर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन दी हुई थी। एक तो दिया होता है LCM 6 टाइम में HCF का, और एक कंडीशन दी है सम LCM एंड HCF का 189 है। तो देखिए पहली कंडीशन तो है हमारे पास LCM 6 टाइम ऑफ HCF है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, LCM प्लस HCF का सम
कितना है 189। तो यहाँ से LCM को मैं अगर 6 HCF कर दूँ, कर सकती हूँ LCM को 6 HCF इस यहाँ से फर्स्ट से, तो HCF 6 HCF 1 HCF कितने HCF हो जाएंगे 7 HCF। 7 HCF अगर 189 है तो HCF निकल जाएगा। HCF कैसे निकलेगा, पहले ये 7 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 7 2 14 7 7 जा, तो HCF कितना आ गया 27। अब देखिए HCF आ गया। अब मैं HCF को अगर यहाँ रख देती हूँ तो LCM भी आ जाएगा। तो जब भी आपको दो कंडीशंस दे तो आप एक कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले तो ये निकाल लेंगे और फिर जब ये आ जाएगा तो इसमें रख देंगे। ये सबको करना आता है ना जब भी दो कंडीशंस दी जाती है। अब यहाँ पे रख देंगे, तो 6 इंटू HCF कितना आया 27, तो 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 और 4 कितना होता है 16 162। अब देखिए आपके पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया, इसमें रख दीजिए। LCM आया 162, HCF आया 27 और फर्स्ट नंबर तो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 54 और सेकंड आपको फाइंड करना है B। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब चारों की बात करें तो ये फॉर्मूला लगाना है और दो कंडीशन दिए तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एक से सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में रखो और जब वो आ जाए तो उसको फिर से यहाँ रख दो तो दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दिया हमने, ये निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, B यहीं रहेगा, ये नंबर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये निकालना है ना, तो ये नंबर यहाँ के डिवाइड होगा। अब 27 में 54 आता है 2 पे, फिर 2 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 2 1 जा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 81 है ना, D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ही सेकंड पार्ट है, ऑप्शंस में है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो सबसे पहले तो जब भी दो नंबर में से अगर रिमाइंडर दिए हो 5 एंड 8 तो ये वाला रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे और दूसरा रिमाइंडर 125 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको दो नंबर दिए होते हैं और रिमाइंडर्स बोला जाए तो पहले माइनस कर देना रिमाइंडर को, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है ना। अब ग्रेटेस्ट निकालने के लिए आपको पता है दो नंबर्स का अगर ग्रेटेस्ट निकालना हो तो HCF निकाला जाता है हमेशा, और अगर लीस्ट निकालना हो तो हमें LCM निकालना होता है। लीस्ट में LCM, ग्रेटेस्ट में HCF। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर को आप माइनस कीजिए, 70 में से 5 और 125 में से 8। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, चॉइस वाला। तो 70 में से आप रिमाइंडर माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 65, और 125 में से भी आप रिमाइंडर माइनस कीजिए 170। अभी जो दो नंबर आए इनका ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, अब HCF तो सबको आता है यूक्लिड मेथड से। पहले 117 को बाहर रखिए, 65 अंदर, सॉरी ये अंदर और ये बाहर, छोटा नंबर बाहर होगा और बड़ा अंदर। अब ये देखिए 65 से कितने पे जाएगा, ये 1 ज़ा पे जाएगा क्योंकि 2 ज़ा पे ज़्यादा आ जाएगा। अब ये जब रिमाइंडर बच जाता है तो ये बाहर आता है और ये अंदर आ जाता है। ये तो सबको करना आता है ना HCF कैसे करते हैं। रिमाइंडर जो भी बचेगा इसको डिवाइड करके वो बाहर फिर से डिवीज़र बन जाएगा और ये अंदर आ जाएगा डिविडेंड। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे ही जाएगा फिर से। अब फिर से ये रिमाइंडर आ गया ना अगर हमने डिवाइड किया तो, अब ये फिर से बाहर हो जाएगा और ये वाला नंबर अंदर आ जाएगा। तो ये तो आपने किया हुआ है, HCF कैसे निकालते हैं। 17 में 52 से छोटा 51 आता है ना, नहीं 17 3 सा 51 होता है, 5 - 2 3 होता है, सॉरी 13 में 52 आता है ना, 13 4 जा, तो यानी अब ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जिससे डिवाइड हो जाए वो HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा 13। तो HCF तो सबको ही करना आता होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था ना, तो 13 आएगा, जो कि जो नंबर्स आएंगे आफ्टर रिमाइंडर माइनस करके उनसे क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 13 देखिए दोनों से डिवाइड हो सकता है ना, इससे भी और इससे भी। समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें ध्यान से देखेंगे,
द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज़ 2/9 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। एक सेक्टर का एरिया सर्कल के एरिया का 2/9 है। तो सेक्टर का एरिया तो सबको पता चल गया, πr² θ/360 होता है, और फिर वो पूरे सर्कल का 2/9 है, ठीक है। और आपको बोला फिर इसकी मेजर आर्क की डिग्री फाइंड कीजिए। तो पहले डायग्राम समझ लेते हैं इसका। तो मैंने अभी बताया था आपको सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है सेंटर से जो रेडियस को का पार्ट कट करते हैं, ये रेडियस का पार्ट कट कर रहा है, तो ये पूरा सेक्टर है, ठीक है। अब ये सेक्टर का ये एंगल होता है ना, जिस एंगल पे ये बना है, और इससे एसोसिएटेड ये सेक्टर एक आर्क लेता है, ये वाली, इसको मैंने अभी बताया था लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि ये सेक्टर का एरिया सेक्टर किसका पार्ट है, पूरे सर्कल का है ना, पूरे सर्कल का पार्ट है, तो सर्कल का पार्ट है, तो πr² सर्कल का एरिया, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया का पार्ट है ये, है ना। तो πr² सर्कल का एरिया होता है, और पार्ट है तो θ/360। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, याद रखना। एरिया ऑफ सेक्टर आपको बोला है 2/9 है एरिया ऑफ सर्कल का। तो पहले तो आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेक्टर का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सेक्टर सर्कल के एरिया का पार्ट है, तो एरिया ऑफ सर्कल और उसका पार्ट θ/360। 2/9 एरिया ऑफ सर्कल कितना है, πr² होता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ से आप πr² से πr² क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना दोनों साइड पे, तो कैंसिल हो सकता है। अब थीटा निकाल लीजिए यहाँ से आप, 2/9, ये 360 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो थीटा आ गया हमारा 42/80। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है डिग्री मेजर, यानी एंगल ही बोला है, मेजर आर्क का। तो देखिए मेजर आर्क क्या होती है, ये जो सेक्टर है, ये देखिए ये सेक्टर है, और इधर जो बचा हुआ ये भी एक सेक्टर ही तो है ना, ये भी तो एरिया ही है सर्कल का, पूरे सर्कल का कुछ सम पार्ट ऑफ एरिया है। तो ये वाला सेक्टर तो माइनर सेक्टर है, सॉरी माइनर सेक्टर है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेजर सेक्टर है, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर इसका एंगल मेरा 80 आया है, तो इधर वाला एंगल कैसे आएगा, ये तो सबको पता है ना। अगर मेरा ये एंगल 80 है, तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे आता है, 360 - 80 करके, क्योंकि पूरा सर्कल 360 होता है। तो अगर ये पता चल गया, तो इसका एंगल कितना आएगा, 360 - 80 करके। तो यानी कि जो अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालें, इसको हम θ' ले लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, 360 - 80। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होता, ठीक है, तो उसमें हम πr² थीटा के प्लेस में क्या रखते, 280, ठीक है। बट आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर नहीं बोला, यहाँ पे आपको बोला है डिग्री मेजर ऑफ मेजर आर्क। आर्क तो ये है ना, एल, आपको ये एल है, ये माइनर सेक्टर है, तो ये एल भी क्या है, माइनर आर्क है। और आपको क्या बोला, मेजर आर्क, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये एल यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, तो ये पूरी जो बची हुई बाउंड्री है, इसको हम मेजर एल बोलेंगे, ठीक है, मेजर आर्क बोलेंगे। तो मेजर आर्क का एंगल पूछा है, तो जो मेजर आर्क का मेजर सेक्टर का एंगल आया है, वही तो मेजर आर्क का एंगल होगा, तो कितना होगा वो 280। क्लियर हो गया। पहले तो कंडीशन लगानी, एरिया ऑफ सेक्टर आपको बोला था 2/9 एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, सर्कल का कुछ पार्ट, फिर एरिया ऑफ सर्कल भी पता है, तो इससे हमने थीटा निकाला। ये थीटा तो ये मेजर वाला नहीं है, ये माइनर वाला है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि हमें बोला इस लेंथ ऑफ आर्क को नहीं बोला, ये तो माइनर लेंथ ऑफ आर्क है। अगर ये पूरा सर्कल है और ये सेक्टर था, तो ये जो आर्क एसोसिएटेड थी इस वाले सेक्टर से, ये सेक्टर कौन सा है, ये सेक्टर है माइनर सेक्टर, तो इससे रिलेटेड आर्क कौन सी थी, एल, इसे हम कहेंगे माइनर आर्क। तो ये जो बचा हुआ पार्ट था, ये पूरा, ये L' अगर मैं कह रही हूँ, तो इसे मैं कहूँगी मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का एंगल पूछा है, यानी ये वाला एंगल पूछा है, तो ये अगर 80 आ चुका है, तो ये कितना आएगा, 280। तो ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ ट्राइंगल CAM SOB के सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, सी फाइंड करना है। तो पहले हम ना CAM और SOB को ना डायग्राम से बहुत तरीके से करेंगे, ताकि हमें ना कॉरस्पॉन्डिंग पता चल जाए आसानी से।
तो CAM सिमिलर है SOB के। तो देखिए अगर मैं CAM को दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनका शेप और साइज़ सेम होता है। शेप और साइज़ सेम होता है, यानी कि शेप का मतलब बिल्कुल अगर ये ट्राइंगल तो ये भी ट्राइंगल होना चाहिए, अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। और साइज़ का मतलब होता है या तो इनके साइड्स का रेशो बराबर हो, ठीक है, या फिर इनके एंगल बराबर हो तीनों, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमें बोला CAM अगर मैंने इसको CAM, मेरे को क्या बोला, CAM सिमिलर है किसके, SOB के। तो देखिए अगर मैं इसको CAM ऐसे लिख रही हूँ ना, तो अगर ये सिमिलर मुझे बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट पता करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को भी इसी तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये SOB है ना, तो CA को ऐसे लिखा है तो SO को यहाँ लिखेंगे, और B इसको ऐसे लिखा है ना हमने CAM को, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर है। सिमिलर में सारे एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं, या फिर तीनों साइडों के रेशियो बराबर होते हैं, या दो साइड के रेशियो और बीच का एंगल बराबर होता है, या फिर दो एंगल्स और एक, वैसे तो दो एंगल बराबर होंगे तो साइड तो ऑब्वियसली क्या होगी, साइड का रेशियो बराबर ही होगा, ठीक है। ये वाला कोई क्राइटेरिया नहीं, ये तीन क्राइटेरिया मेन होते हैं, एंगल या तो सारे एंगल बराबर हो, या तीनों साइड्स के रेशियो बराबर हो, या दो साइड के रेशियो और एक एंगल बीच का उनका बराबर हो, ठीक है। तो हमने अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ये सारी कंडीशन लग सकती है। तो मैंने ये, अगर ये मेरे को तो एंगल बोला है ना, सारे तो एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एंगल का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो यानी कि ट्राइंगल सिमिलर का मतलब सारे एंगल बराबर होने चाहिए। तो आपको एंगल A दिया है 39, एंगल B दिया है 97, तो एंगल C फाइंड करना है, यानी कि ये वाला फाइंड करना है। तो देखिए अगर एंगल A दिया है तो इसका एंगल A किसके बराबर होगा, O के बराबर होगा ना। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो मैंने इसको शेप ही ऐसी बनाई है कि मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग आसानी से दिखेंगे। A यहाँ है तो O यहाँ होगा, तो O भी कितना आ जाएगा 39, फिर M जितना होगा उतना B होगा, तो B अगर 97 है तो M भी 97 ही होगा। आपको C निकालना है ना, C किसके बराबर होगा, S के, C बराबर S। तो देखिए इस ट्राइंगल में अब मुझे दो एंगल पता चल गए, ये और ये है ना, तो ये तीसरा तो निकाल ही लूँगी। तो इन ट्राइंगल ACM एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल M 180 होता है। तो C कितना है ये तो हमें फाइंड करना है। A हमें पता था 39, और M भी हमें पता चल गया B की हेल्प से 97, तो 180 के इक्वल होगा, और C फाइंड कर लेंगे 180 माइनस, इसको पहले प्लस कीजिए और फिर माइनस कर देना। तो प्लस करके 9 7 16, 4 और 9 13, और यहाँ के माइनस हो जाएगा। 180 में से 36 माइनस कीजिए 44, तो इसका आंसर आएगा 44। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन B ठीक है इसका 44, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिमिलर ट्राइंगल में ध्यान रखना, ट्राइंगल को ऐसे बनाना, ड्रॉ ऐसे करना कि आपको दिखे कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर ये CM ऐसे लगाया तो इसको भी SOB ऐसे, ताकि मुझे दिखे आसानी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो उससे हमें ये पता था तो ये पता चल जाएगा, ये पता था तो ये पता चल जाएगा, और ये निकालना है तो दो एंगल पता है तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो सिंपल ही है। विच कंडीशन इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइन ग्राफ में कब आती है, जब हमारी लीनियर इक्वेशन में, दो लीनियर इक्वेशन में A1/A2 इक्वल तो हो B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए। तो आपको पैरेलल लाइन की कंडीशन बोलती है तो ऑप्शन D है। और अगर ये बोलते पैरेलल लाइन की जगह इंटरसेक्टिंग लाइन बाई चांस बोल देते, तो वो उसमें होती है कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर बोल देते कोइंसिडेंट लाइंस तो फिर ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में B पार्ट आता, अगर इंटरसेक्टिंग बोलते तो A आता, A ऑप्शन,
और अगर पैरेलल बोला है तो पैरेलल में A1/A2 इक्वल तो होता है P1/P2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरेलल बोला है तो डी ऑप्शन आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसका सेक्शन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये केस बेस्ड होंगे, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, तो इसको आप नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो इसमें 3 केस स्टडी होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।